नमस्कार दोस्तों, ईयरली करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पिछले एक वर्ष के दौरान जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम रहे, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें हम जो है इस लेक्चर में कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पूरे एक वर्ष के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं एक क्रम से, टॉपिक वाइज। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है जो है नेशनल करंट अफेयर्स को। इस लेक्चर में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2021-22 को जो है कवर करेंगे। तो कुल 70 के आसपास जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसे ही इसमें हमने रखा हुआ है और बहुत तेजी से हम इसे जो है रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो पहला घटनाक्रम स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। 4 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, जिसका आयोजन हुआ था डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन में स्टॉकहोम में 2018 में आयोजित पहले भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन के बाद से भारत नार्डिक संबंधों की प्रगति की समीक्षा की गई है। तो पहला 2018 में हुआ था, दूसरा 2022 में हुआ। ठीक है, आगे रोगन पेंटिंग। तो प्रधानमंत्री जब इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए तो वो जो है डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें एक रोगन पेंटिंग दिया। ये तथ्य महत्वपूर्ण है। ये क्या है रोगन पेंटिंग? तो गुजरात के कच्छ में प्रचलित रोगन चित्रकारी कपड़े पर की जाने वाली एक चित्रकला है। तो ये रोगन एक चित्रकला है जो कपड़े पर जो है चित्रकारी करने के काम आता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और अक्षय ऊर्जा, स्वास्थ्य, पवन, नौ परिवहन आदि के संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। अगला, भारत के प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा। तो प्रधानमंत्री ने जितनी यात्राएं जो है की हैं उनको भी जो है हमने इसमें रखा है, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न इससे पूछा जा सकता है, इसलिए। तो 4 मई 2022 को पेरिस की एक संक्षिप्त यात्रा के दौरान जो है वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से उन्होंने यूक्रेन में उग्र संघर्ष सहित कई द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। तो एक दिमाग में रहे कि फ्रांस में प्रधानमंत्री जो है गए थे। अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। तो सूचकांकों से निश्चित रूप से प्रश्न बनाए जाते हैं, इसलिए इनको जो है ध्यान में रखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जो है एक गैर सरकारी संस्थान है और काफी बार इससे जो है परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, बल्कि सीधे सीधे यही पूछा गया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के बारे में ही इसका नाम देकर के। ठीक है, तो 3 मई 2022 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, इसने जारी किया। इसमें क्या बताया गया है? तो बताया गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, इसके बाद डेनमार्क है, इसके बाद स्वीडन है, इसके बाद एस्टोनिया और फिर फिनलैंड। तो टॉप के 5 कौन कौन हो गया? एक नॉर्वे, दूसरा डेनमार्क, तीसरा स्वीडन, एस्टोनिया चौथा और फिनलैंड 5वां है। भारत की बात करें तो 2022 में भारत वैश्विक स्कोर 41 के साथ, तो कुल स्कोर 41 था भारत का और ये 150वें स्थान पे है। तो बहुत बुरी स्थिति है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 142वें स्थान पर था, अब 150वें स्थान पर है। अगला, छठा भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श। तो 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के क्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई 2022 को जर्मनी पहुंचे और वहां की चांसलर ओलाफ स्क्लोज ने बर्लिन में छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता की। 011 में शुरू किया गया अंतर सरकारी परामर्श एक विशिष्ट द्विवार्षिक तंत्र है जो द्विपक्षीय मुद्दों को व्यापक स्तर पर समन्वय करने में दोनों सरकारों को मजबूत करता है। अगला, चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल। क्या है चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल? तो चीनी अधिकारियों के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा पेश की गई एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल अमेरिकी हिंद प्रशांत रणनीति और क्वाड
भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान समूह का मुकाबला करने के लिए ये है। वैश्विक सुरक्षा पहल के मॉडल के तहत चीन एक तरफावाद का विरोध करेगा, समूह की राजनीति और गुट टकराव को ना कहेगा। यह मॉडल पश्चिमी प्रतिबंधों को संदर्भित करने के लिए एक तरफा प्रतिबंधों और लंबे समय तक अधिकार क्षेत्र के उपयोग का विरोध भी करेगा। अगला, चीन सोलोमन द्वीप सुरक्षा समझौता हुआ है। क्या है ये? तो यह अपनी तरह की पहली व्यवस्था है जो विदेशों में चीनी सुरक्षा समझौतों का मार्ग प्रशस्त करती है। दोनों पक्षों ने, यानी सोलोमन द्वीप और चीन ने, दोनों पक्षों ने सुरक्षा सहयोग पर एक अंतर सरकारी रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। समझौते के तहत दोनों पक्ष सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, मानवीय सहायता और प्राकृतिक आपदा जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। अब बात करते हैं सोलोमन द्वीप की। तो सोलोमन द्वीप एक संप्रभु देश है जिसमें प्रशांत महासागर में 6 प्रमुख द्वीप और 900 से अधिक छोटे द्वीप हैं। सोलोमन द्वीप पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में और वानुअतु के उत्तर पश्चिम में स्थित है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला होंगे G20 के समन्वयक। ठीक है, तो भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को G20 शिखर सम्मेलन के लिए समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसकी मेजबानी भारत 2023 में करेगा। तो G20 की मेजबानी यह भारत करेगा, यानी भारत में वो आयोजित होगा 2023 में। ये भी एक महत्वपूर्ण जो है फैक्ट है। भारत 1999 से G20 का सदस्य है। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार G20 लीडर समिट का आयोजन भी भारत में होगा। अगला, भारत के राष्ट्रपति की नीदरलैंड की राजकीय यात्रा। तो 4 अप्रैल को भारत के राष्ट्रपति ने नीदरलैंड में एम्स्टर्डम के क्यूनहोप ट्यूलिप पार्क का दौरा किया। भारत और नीदरलैंड के बीच विशेष और स्थायी मित्रता के प्रतीक के तौर पर एक ट्यूलिप नस्ल को मैत्री नाम दिया गया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ने राजधानी हेग में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट से भी मुलाकात की। भारत के राष्ट्रपति नीदरलैंड की यात्रा 34 साल बाद हुई है। इससे पहले 1988 में तत्कालीन राष्ट्रपति वेंकट रमन ने नीदरलैंड की यात्रा की थी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की राजकीय यात्रा। तो रामनाथ कोविंद 1 से 4 अप्रैल 2022 तक तुर्कमेनिस्तान की राजकीय यात्रा पर रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सद्दार बर्दीमुहामेदोव ने संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार और ऊर्जा सहयोग पर विस्तार। इसमें महत्वपूर्ण यही है कि राष्ट्रपति तुर्कमेनिस्तान गए थे, ये यह ध्यान देने वाली बात है। अगला, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। क्या समझौता है? तो भारत की वित्तीय खुफिया इकाई और तुर्कमेनिस्तान की वित्तीय निगरानी सेवा के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के ढांचे को मजबूत करेगा। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका यूरोपीय संघ LNG समझौता हुआ है। क्या है इसमें? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूरोपीय महाद्वीप की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति मार्च 2022 में यूरोपीय संघ के साथ एक समझौता किया है आपूर्ति के लिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर यूरोपीय देशों द्वारा रूसी ऊर्जा निर्यात से खुद को दूर करने के प्रयासों के बीच यह समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत अमेरिका इस साल यूरोपीय संघ को 15 बिलियन क्यूबिक मीटर LNG की आपूर्ति करेगा। इसके अलावा यूरोपीय संघ 2030 तक अमेरिका से कम 50 BCM का अतिरिक्त LNG आयात करेंगे। अगला, इंडोनेशिया का पाम ऑयल संकट। क्या है ये? तो पाम ऑयल के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक इंडोनेशिया को इसकी घरेलू कमी के चलते मूल्य नियंत्रण और शिपमेंट पर प्रतिबंधों को लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इंडोनेशिया 29 मिलियन टन के साथ पाम ऑयल का दुनिया का नंबर 1 निर्यातक भी है। इसके बाद मलेशिया का नंबर आता है, वो जो कि दूसरे स्थान पर है। वी-डेम इंस्टीट्यूट लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स 2022। ठीक है, ये क्या है? तो स्वीडन के कोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वी-डेम संस्थान ने मार्च 2022 में अपनी वार्षिक लोकतंत्र रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट का शीर्षक है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर है।
रिपोर्ट लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में स्कोर के आधार पर देशों को 4 शासन प्रकारों में वर्गीकृत करता है। कौन कौन से हैं वो प्रकार? तो एक तो है उदार लोकतंत्र, दूसरा है चुनावी लोकतंत्र, तीसरा है चुनावी निरंकुशता। स्वीडन सूचकांक में सबसे ऊपर है। डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टारिका और न्यूजीलैंड उदार लोकतंत्र वाले 5 देशों में शामिल हैं। भारत की बात अगर करें तो भारत को 189 देशों में 93वें स्थान पर रखा गया है। यह भारत को चुनावी निरंकुशता यानी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के रूप में वर्गीकृत करता है। तो अब सोचिए जो है कितना बढ़िया यहाँ लोकतंत्र चल रहा है। लेकिन विश्व का पहला वन्य जीव बांड, तो ये विश्व का पहला वन्य जीव बांड है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो विश्व बैंक ने 23 मार्च 2022 को अफ्रीका के काले गैंडों को बचाने के लिए विश्व का पहला वन्य जीव बांड जारी किया। विश्व बैंक के इन बांड की मदद से $15 करोड़ विश्व बैंक जुटाएगा, जिनका उपयोग काले गैंडों के संरक्षण के लिए किया जाएगा। 5 साल के इस बांड को राइनो बांड के रूप में भी जाना जाता है। तो हो सकता है पूछा जाए राइनो बांड, ठीक है। तो राइनो बांड ये विश्व का पहला वन्य जीव बांड है। अगला वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 आ गई है। तो फिनलैंड इसमें लगातार 5वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है। इस वर्ष रिपोर्ट का यह 10वां संस्करण है, जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित की गई है। तो ये 10वां संस्करण है। शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं इस रैंकिंग में? तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड। अफगानिस्तान इस सूची में अंतिम स्थान पे है, 146वें स्थान पे। तो कुल 146 देश इस जो है सर्वेक्षण में शामिल थे। भारत की क्या स्थिति है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत 146 देशों में 136वें स्थान पर है, यानी बहुत खराब स्थिति है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 की सूची में भारत को 149 देशों में 139वें स्थान पर रखा गया है। तो कुल मिलाकर के देश जो है अभी कम हो गए हैं, तो भारत की रैंकिंग थोड़ी सी कम हो गई है उसी अनुपात में। महात्मा गांधी के नाम पर बने ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है। तो ये आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसका उद्घाटन किया गया। एंटाना रियो की मेयर नैना एंटेटिहोना और मेडागास्कर में भारत के राजदूत अभय कुमार ने मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारियो में इस ग्रीन स्पेस का उद्घाटन किया। तो ये जो है मेडागास्कर की राजधानी में किया गया। इससे पहले भारतीय दूतावास परिसर में वसुधैव कुटुंबकम की पट्टिका का अनावरण भी किया गया था। अगला यूएनईपी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल में वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की। इस रिपोर्ट का शीर्षक है नाइज, ब्लेज एंड मिसमैचेज। रिपोर्ट के अनुसार ढाका दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित वाला शहर है। यहाँ 119 डेसिबल का ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है। तो ये जो है महत्वपूर्ण तथ्य है। 2021 में मुरादाबाद में 114 डेसिबल का ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद विश्व स्तर पर तीसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है, जहां 105 डेसिबल का ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के 13 शहरों सहित कुल 61 शहरों को स्थान दिया गया। इन 13 शहरों में से 5 भारत के ही हैं। अगला स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022। तो 22 मार्च 2022 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने वैज्ञानिक और वाष्पीकरण विशेषज्ञ प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटसर्ट को वर्ष 2022 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार का विजेता घोषित किया है। उन्हें पर्यावरणीय वाष्पीकरण को मापने के उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए सम्मानित किया गया, जिससे स्थानीय वर्षा पैटर्न और जल स्रोतों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की सटीक भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है। अगला 14वीं भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता। तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के रूप में 19-20 मार्च 2022 को भारत के आधिकारिक दौरे पर आए थे। भारत और जापान ने अगले 5 वर्षों में जापान की ओर से भारत में 5 ट्रिलियन येन, जो वहां की मुद्रा है, यानी $42 बिलियन के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है।
दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी, अपशिष्ट जल प्रबंधन, शहरी विकास, स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी और पूर्वोत्तर क्षेत्र से बांस आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने से संबंधित समझौतों सहित 6 समझौतों का भी आदान प्रदान किया। अगला, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 5वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक 9 से 10 मार्च 2022 तक मालदीव में आयोजित की गई। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के संस्थापक सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल मालदीव, भारत और श्रीलंका और कॉन्क्लेव के सबसे नए सदस्य मॉरिशस ने 5वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक को सफलतापूर्वक संपन्न किया। तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के सदस्य हो गए मालदीव, भारत, श्रीलंका और अभी मॉरिशस इसमें जुड़ा है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का गठन 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया गया था, जिसमें मॉरिशस जुड़ गया। अगला, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट आ गई। क्या है ये? तो राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का आकलन करने वाले अमेरिका के गैर सरकारी संगठन फ्रीडम हाउस की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष भारत को लोकतंत्र और मुक्त समाज की दृष्टि से आंशिक रूप से स्वतंत्र करार दिया गया है। तो जितना पश्चिम की तरफ से रिपोर्ट आ रही है वो इसी तरह की बात कर रहे हैं, आंशिक रूप से स्वतंत्र। इस वर्ष भारत ने 100 में से 66 का स्कोर किया। इसने 2021 में 67 का स्कोर किया था। 3 देशों ने 100 का कुल स्कोर प्राप्त किया है और वो है फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। बना दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंध झेलने वाला देश। तो मार्च 2022 में न्यूयॉर्क स्थित प्रतिबंध वॉचलिस्ट साइट के अनुसार यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंध झेलने वाला देश बन गया है। इस साइट के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा डोनेट्स्क और लुहान्स्क के 2 यूक्रेनी विद्रोही क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्य घोषित करने के एक दिन बाद 22 फरवरी 2022 को रूस पर अमेरिका और उनके सहयोगियों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। तो ये महत्वपूर्ण सूचकांक है, परीक्षा में प्रश्न पूछता है इससे। तो 23 फरवरी 2022 को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा संकलित वार्षिक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 जारी किया गया। सूचकांक 2022 में अमेरिका पहले, ब्रिटेन दूसरे, जर्मनी तीसरे, स्वीडन चौथे और फ्रांस 5वें स्थान पर है। इस सूचकांक में, सूचकांक के इस संस्करण में वेनेजुला को 55वां स्थान दिया गया है। भारत की स्थिति की बात करें तो इस सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर है। भारत का समग्र बौद्धिक संपदा स्कोर 38.4% से बढ़कर 38.64% हो गया है, मामूली बढ़त है। वर्ष 2021 के सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर था। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक कार्गो विमान तबाह हो गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक कार्गो विमान जो माल ढुलाई करता है, एंटोनोव AN-225 यूक्रेन में रूसी हमलों में गोस्टोमेल हवाई अड्डे पर अपने बेस पर तबाह हो गया रूस के हमले से। इसे औपचारिक रूप से कोसाक नाटो ऑपरेटिंग कोड के रूप में जाना जाता था। 84 मीटर यह लंबा था, यानी 276 फीट। यह विमान 528 मील प्रति घंटे तक की स्पीड से 250 टन कार्गो का परिवहन कर सकता था। तो बहुत विशालकाय ये जहाज था। अगला, नेपाल बनेगा भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने कहा कि नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन जाएगा जो पड़ोसी देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेपाल में सेवाएं प्रदान करने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस और मनम इन्फोटेक के साथ साझेदारी की है। गेटवे पेमेंट सर्विस नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है और मनम इन्फोटेक वहां यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई को लागू करेगा। अगला, वन ओशन समिट हुई है। तो फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के ब्रेस्ट में 9 से 11 फरवरी तक वन ओशन समिट का आयोजन किया गया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और टिकाऊ समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और
समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है। यूनेस्को ने 2025 तक अपने सदस्य देशों के स्कूली पाठ्यक्रम में समुद्री शिक्षा को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यूनेस्को ने घोषणा की है कि वह अपने सदस्य देशों और निजी क्षेत्र के सहयोग से 2030 तक समुद्र तल का कम से कम 80% मानचित्रीकरण करेगा। वर्तमान में 20% समुद्र तल का मानचित्रीकरण किया जा चुका है। अगला, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 25 जनवरी 2022 को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 को जारी किया। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे उच्चतम स्कोर के साथ सूची में सबसे ऊपर है। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत 40 के स्कोर के साथ सूचकांक 2021 में 85वें स्थान पर है। भारत भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में 40 के समान सीपीआई स्कोर के साथ 86वें स्थान पर था। तो एक अंक इसका जो है घटा है। अगला, त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म परियोजना, ये क्या है? तो इंडियन ऑयल की सहायक लंका आईओसी, सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और श्रीलंका सरकार ने जनवरी 2022 में त्रिंकोमाली ऑयल तेल टैंक फार्म सौदा परियोजना पर हस्ताक्षर किया। इसके लिए भारत के साथ रणनीतिक त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म के विकास पर 3 पट्टा समझौता लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म त्रिंकोमाली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब चाइना वे में स्थित है। इसमें 99 भंडारण टैंक शामिल है। त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म के संयुक्त विकास के प्रस्ताव की परिकल्पना 1987 में भारत श्रीलंका समझौते में की गई थी। अगला, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी 2022 को आभासी प्रारूप में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो ये आभासी रूप से ही हुआ, यानी वर्चुअल हुआ। और दूसरी बात है कि ये पहला ही शिखर सम्मेलन है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी 2022 को आभासी प्रारूप में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ पर यह पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत और मध्य एशियाई देशों, उनकी भू आबद्ध प्रकृति और भारत के साथ मतलब समुद्र से उनका जुड़ाव नहीं है। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने के लिए आपसी संपर्क के और विकास की आवश्यकताओं पर जोर दिया गया। अगला, नुसंतारा होंगी इंडोनेशिया की नई राजधानी। तो इंडोनेशिया ने 18 जनवरी 2022 को जकार्ता की जगह बोर्नियो द्वीप के पूर्व में स्थित पूर्वी कालीमतन को अपनी राजधानी बनाने हेतु एक विधेयक पारित किया है। देश की नई राजधानी को नुसंतारा कहा जाएगा, जिसका अर्थ जावा भाषा में होता है द्वीप समूह। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सबसे पहले 2019 में राजधानी को जकार्ता से स्थानांतरित करने की योजना की घोषणा की थी। अगला, महाकाली नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 जनवरी 2022 को धारचूला नेपाल में महाकाली नदी पर पुल के निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। घनिष्ठ पड़ोसियों के रूप में भारत और नेपाल के बीच मित्रता तथा सहयोग का अनूठा संबंध है, जो एक खुली सीमा के साथ साथ जन जन के बीच गहरे संबंधों को सांस्कृतिक रूप से प्रभावित करता है। ये एक जो है मोनोलॉग हो गया। अगला, मिस्र बना न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य। तो 29 दिसंबर 2021 को मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे दिसंबर 2021 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो चुके हैं। ये चौथा नया देश है। सदस्यता विस्तार न्यू डेवलपमेंट बैंक को उभरती अर्थव्यवस्था के लिए खुद को एक प्रमुख विकास संस्थान के रूप में स्थापित करने में सक्षम बनाएगा। इसकी साख बढ़ेगी। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2015 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना था या है ही। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 क्या कास्ट है?
रहने की। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2021 में जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार तेल अवीव इजराइल अब दुनिया का सबसे महंगा शहर है। पेरिस और सिंगापुर दूसरे स्थान पर है, उसके बाद ज्यूरिक चौथे पर है, हांगकांग पांचवें पर है, न्यूयॉर्क छठे और जेनेवा सातवें स्थान पर है। बहुत महंगे हैं ये। सीरिया की राजधानी शहर दमिश्क सूचकांक में अंतिम स्थान पर है, यानी यह दुनिया का सबसे सस्ता शहर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022। तो ये रिपोर्ट जो है काफी महत्वपूर्ण है, समानता की बात पूरी दुनिया में हो रही है इस नाते से। तो पेरिस स्थित एक वैश्विक शोध पहल वर्ल्ड इन इक्वेलिटी लैब द्वारा दिसंबर 2021 में विश्व असमानता रिपोर्ट प्रकाशित की गई। भारत की स्थिति की बात करते हैं तो भारत एक गरीब और अत्यधिक असमान देश है, ये बताया गया, जिसकी शीर्ष 1% आबादी है। जो भारत की 125 करोड़ की जो आबादी है उसमें जो 1% है ऊपर का, उसके पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा था, यानी लगभग 20%। तो ऊपर के 1% लोगों के पास 20% धन था, इसका मतलब। और निचले स्तर की 50% आबादी के पास केवल 13%। तो ये असमानता को समझने के लिए डाटा है। भारत में 1% सबसे अमीर आबादी के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है, जबकि सबसे अमीर 10% आबादी के पास आय का 57% हिस्सा है। भारत में महिला श्रम आय 18.3% है, जो एशिया के औसत से कम है, जो 2019 में 27% पे था। अगला विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 आ गई है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दिसंबर 2021 में जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के कारण मलेरिया से निपटने के वैश्विक प्रयास प्रभावित हुए हैं कोरोना की वजह से। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती तो दुनिया में मलेरिया बीमारी के तत्काल फिर से उभरने का खतरा है, खास करके अफ्रीका में। 2020 में अनुमानित 6,27,000 मलेरिया मौतें हुई हैं केवल मलेरिया से, जो 2019 की तुलना में 12% की वृद्धि को दर्शाता है। अतिरिक्त 69,000 मौतों में से 47,000 यानी 68% मौतें कोविड-19 के दौरान मलेरिया की रोकथाम, निदान और उपचार में व्यवधान के कारण हुई हैं। अगला, पृथ्वी पर सकुशल लौटे जापानी अंतरिक्ष पर्यटक। तो पर्यटक भी जाने लगे हैं अंतरिक्ष पे। तो एक जापानी अरबपति यूसाकू मेजावा, उसके निर्माता, और एक रूसी अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 12 दिन बिताने के बाद 20 दिसंबर 2021 को सकुशल पृथ्वी पर लौटे हैं। कौन कौन है? फैशन कारोबारी यूसाकू मेजावा, उनके प्रोड्यूसर योजो हिरानो और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर मिर्सुकिन रूसी सोयूज अंतरिक्ष यान से झेजकाजगन शहर से करीब 148 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में कजाकिस्तान में ये लोग उतरे। तो मेजावा 46 और उनके 36 वर्षीय प्रोड्यूसर हिरानो वर्ष 2009 के बाद खुद पैसे चुकाकर अंतरिक्ष केंद्र जाने वाले पहले पर्यटक बन गए हैं। अगला, राष्ट्रपति कोविंद ने किया पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन। तो 17 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका के रमना में पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर को 1971 युद्ध के दौरान जघन्य ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। अगला, तीसरा भारत मध्य एशिया संवाद। तो तीसरा भारत मध्य एशिया संवाद 18-19 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये भारत और मध्य एशियाई देशों जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच एक मंत्री स्तरीय संवाद है। भारत से भूमि व्यापार पर पाकिस्तान के अवरोध के देखते हुए इन देशों ने चाबहार के माध्यम से समुद्री मार्ग का अधिक उपयोग करने का दृढ़ संकल्प लिया, जो ईरान के माध्यम से सड़क और रेल द्वारा मध्य एशियाई देशों से जुड़ा हुआ है। अगला, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021। तो 8 दिसंबर 2021 को जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के अनुसार सभी आय स्तरों के देश भविष्य की महामारी और महामारी के खतरों से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं है।
इसे गैर लाभकारी संगठन न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंसन सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। तो 75.9 के स्कोर के साथ अमेरिका समग्र सूची में सबसे ऊपर है। 2019 में भी इसे पहले स्थान पर रखा गया था। भारत की स्थिति, तो 2021 में भारत 42.8 के स्कोर के साथ समग्र रैंकिंग में 66वें स्थान पर है। पिछले 2 वर्षों में भारत की पहचान और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है, लेकिन इसके रोकथाम प्रोटोकॉल, स्वास्थ्य प्रणाली या त्वरित प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं में बहुत कम या कोई वृद्धि नहीं हुई है। अगला, इंडोनेशिया के सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। तो इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी में 19 दिसंबर 2021 की तड़के सुबह विस्फोट हुआ। इससे पहले 4 दिसंबर को भी जावा के सबसे ऊंचे पर्वत सेमेरू में विस्फोट से आसमान में राख का गुब्बारा छा गया, जिसमें कम से कम 46 लोग मारे गए थे। अगला, दक्षिण सूडान 2030 तक बाल विवाह समाप्त करेगा। तो 2 दिसंबर 2021 को दक्षिण सूडान की सरकार ने अफ्रीका महाद्वीप में बाल विवाह को समाप्त करने के अफ्रीकी संघ के अभियान के अनुरूप 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का वादा किया है। तो अफ्रीका में बाल विवाह की बड़ी समस्या है। तो दक्षिण सूडान दुनिया के 40 देशों में से एक है जहां बाल विवाह की दर सबसे अधिक है। 2010 में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 7% लड़कियों का विवाह 15 वर्ष से पहले और 40% का 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है। ये अफ्रीकी देशों की समस्या है। अगला, लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन हुआ। तो लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 9-10 दिसंबर 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोकतंत्र के लिए पहले शिखर सम्मेलन, तो ये पहला शिखर सम्मेलन है, समिट फॉर डेमोक्रेसी की मेजबानी की। लोकतंत्र शिखर सम्मेलन 3 स्तंभ पर केंद्रित रहा। पहला, लोकतंत्र को मजबूत करना, सत्तावाद के खिलाफ बचाव करना और भ्रष्टाचार का समाधान करना और उसका मुकाबला करना तथा मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देना। लोकतंत्र के लिए पहले शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअल माध्यम से इसमें हिस्सा लिया। अगला, ऑस्ट्रेलिया का रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन बिल। तो 25 नवंबर 2021 को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने संसद के निचले सदन में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन बिल को पेश किया। विधेयक का उद्देश्य है धार्मिक आस्था या गतिविधियों के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना। अगला, भारत को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के लिए चुना गया है। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के लिए 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र से 4 साल के कार्यकाल के लिए 142 वोटों के साथ विश्व धरोहर समिति के लिए चुना गया है। 13वां ASEM शिखर सम्मेलन। तो 25-26 नवंबर 2021 को 13वां एशिया यूरोप बैठक ASEM शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम में आयोजित किया गया और इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कंबोडिया द्वारा की गई। विषय था साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अगला, पराग अग्रवाल ट्विटर के नए CEO बन गए हैं। तो चूंकि पराग अग्रवाल जो है भारत के हैं, IIT बॉम्बे से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है और अब ये ट्विटर के नए CEO बन गए हैं, इसलिए ये तथ्य महत्वपूर्ण है। इन्होंने जैक डोर्सी का स्थान लिया है। पराग अग्रवाल के साथ एक महत्वपूर्ण फैक्ट और जुड़ा हुआ है कि पराग 37 साल की उम्र में S&P 500 कंपनी का नेतृत्व करने वाले सबसे कम उम्र के CEO बन गए हैं। अगला, वर्ल्ड एक्सपो। तो दुबई में 18 से 23 नवंबर 2021 तक वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन किया गया। दुबई सांस्कृतिक मामलों के विभाग ने इसकी मेजबानी की। अगला, वांग याकिंग स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। तो उन्होंने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन तिहाने नामक स्पेस स्टेशन कोर मॉड्यूल से बाहर जाकर अपने पुरुष सहयोगी झाई झिंगांग के साथ 6 घंटे से अधिक समय तक अतिरिक्त गतिविधियों में भाग लिया। चीन ने 16 अक्टूबर 2021 को सेन झाऊ अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने के मिशन पर निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था, जिसके अगले साल तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। अगला, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। तो हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा
7 नवंबर 2021 को पहली बार ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 को जारी किया गया। तो ये पहली बार जारी हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इस सूचकांक में नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया को मानवीय और स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों पर 5 प्रमुख देशों के रूप में स्थान दिया गया है। भारत की स्थिति तो 30 देशों में भारत 18वें स्थान पर है। भारत का कुल स्कोर 100 में 46 है। अत्यधिक सजा और प्रतिक्रियाओं के उपयोग के मानदंड पर इसका स्कोर है 6300 में। अगला 16वां G20 शिखर सम्मेलन। तो 16वां G20 शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2021 को इटली की अध्यक्षता में रोम, इटली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। रोम घोषणा के तहत G20 देशों ने मध्य शताब्दी तक या उसके आसपास कार्बन तटस्थता तक पहुंचने की प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि इसमें शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए किसी विशिष्ट तारीख का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है। अगला रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। तो 14 अक्टूबर 2021 को अमेरिका स्थित संस्था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में डेनमार्क का स्कोर शीर्ष पर है। इसके बाद नॉर्वे, तीसरे पर फिनलैंड, चौथे पर स्वीडन और 5वें नंबर पे जर्मनी है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में वेनेजुला सबसे नीचे 139वें स्थान पर है। भारत की स्थिति बात करें तो इस सूचकांक में भारत 0.50 के स्कोर के साथ 79वें स्थान पर बना हुआ है। अगला वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021। तो ये महत्वपूर्ण सूचकांक है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड नामक आयरिश सहायता एजेंसी और वेल्ट हंगर हिल्प नामक जर्मन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में बेलारूस, चीन, ब्राजील और कुवैत जैसे 18 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्हें सूचकांक में 5 से भी कम का स्कोर मिला है। भारत की स्थिति इस सूचकांक में भारत को 116 देशों में 101वें स्थान पर रखा गया है। 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। भारत का सूचकांक स्कोर 2000 में 38.8 था, लेकिन अब 2012 और 2021 के बीच घट करके 28.8 और 27.5 हो गया है। अगला भारतीय मूल की अनीता आनंद कनाडा की नई रक्षा मंत्री बन गई हैं। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा लिबरल पार्टी के सत्ता में लौटने के 1 महीने के बाद कैबिनेट फेरबदल में भारतीय मूल की राजनेता अनीता आनंद को 26 अक्टूबर 2021 को देश के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो भारतीय मूल की हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। आनंद ने लंबे समय से रक्षा मंत्री रहे भारतीय मूल के ही हरजीत सज्जन का स्थान लिया है, जिन्हें सैन्य यौन दुराचार संकट से निपटने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। अगला डेम सेंड्रा मेसन बाराबाडोस की पहली राष्ट्रपति निर्वाचित हो गई हैं। तो बाराबाडोस ने कैरिबियाई द्वीप के औपनिवेशिक अतीत को खत्म करने तथा गणतांत्रिक देश बनने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है और इस कदम के तहत यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ को बाराबाडोस के प्रमुख के रूप में हटाने का फैसला हुआ है। तो ये एक नाम मात्र का ही प्रमुख की हैसियत उनकी थी। तो 20 अक्टूबर 2021 को 2/3 बहुमत से डेम सेंड्रा मेसन को देश का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। बाराबाडोस की बात करें तो लगभग 2,85,000 की आबादी के साथ बाराबाडोस अधिक आबादी वाले और समृद्ध कैरिबियाई देशों में से एक है। बाराबाडोस एक पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश था जिसे 1966 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगला वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। तो इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक को लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है और यह कोर्टेवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित है। सूचकांक में आयरलैंड पहले, ऑस्ट्रेलिया दूसरे, यूनाइटेड किंगडम तीसरे स्थान पर है। भारत की स्थिति की बात करें तो 57.2 अंकों के समग्र स्कोर के साथ भारत 71वें स्थान पर है। अगला वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, यह भी महत्वपूर्ण सूचकांक है। तो 20 सितंबर 2021 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 इस
सूचकांक रिपोर्ट का 14वां ये संस्करण है। इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय है कोविड-19 संकट के दौरान नवाचार पर नजर रखना। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, इसके बाद स्वीडन दूसरे स्थान पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम चौथे स्थान पर है और दक्षिण कोरिया पांचवें स्थान पर है। ये जितने इंडेक्स हैं उनमें जो है भारत की स्थिति और शीर्ष पर कौन है, सबसे नीचे कौन है, इसको जो है आप लोगों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। भारत की स्थिति की बात करें तो 2021 के सूचकांक में भारत 46वें स्थान पर है। वर्ष 2020 में भारत इस सूचकांक में 48वें स्थान पर था। अगला, नया त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन आकस, ये क्या है? तो 15 दिसंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नया त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन आकस की घोषणा की है। उद्देश्य क्या है? तो अपने सामरिक हितों को आगे बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था को कायम करना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। तो आकस सुरक्षा तथा रक्षा से संबंधित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, औद्योगिक प्रतिष्ठान और अप्रतिष्ठित श्रृंखलाओं के गहन एकीकरण को बढ़ावा देगा। तो ये आकस 3 देशों के बीच बैठकों के साथ साथ उपरिधि प्रौद्योगिकियों, अनप्रयुक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी और आंतरिक समुद्री क्षमताओं में सहयोग को भी शामिल करेगा। अगला, पहली भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री परिषद वार्ता। तो भारत ने 11 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी की। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरीसे पायने एवं रक्षा मंत्री पीटर ड्यूटन ने वार्ता में भाग लिया। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल का यूनाइटेड किंगडम की बाल संहिता, तो एक बाल संहिता आ गई है यूनाइटेड किंगडम ने। तो सितंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में संशोधन के रूप में एज एप्रोप्रिएट डिजाइन कोड यानी बाल संहिता को लागू किया है। बाल संहिता नियमों के एक समूह को संचालित करता है जो बच्चों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को सुरक्षित बनाएगा। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बाल संहिता लागू रहेगी। यह संहिता ऑनलाइन सेवाओं के लिए एक डेटा सुरक्षा संहिता है जो बच्चों द्वारा उपयोग किया जाएगा। अगला, दुनिया का सबसे उत्तरी द्वीप कहां पर है, क्या पता चला है? तो अगस्त 2021 में डेनमार्क के आर्कटिक शोधकर्ताओं के एक दल का कहना है कि उन्होंने ग्रीनलैंड के तट पर स्थित दुनिया के सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की है। नया द्वीप ओडाक 780 मीटर 2560 फीट उत्तर में है। यह लगभग 30 × 60 मीटर आकार का है और समुद्र तल से लगभग 3 से 4 मीटर ऊपर है। यह द्वीप समुद्री सतह पर पाए जाने वाले कीचड़, मिट्टी और चट्टानों से बना है और यहाँ कोई वनस्पति नहीं है। ये एक द्वीप के मापदंड को पूरा करता है। अगला, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9 सितंबर 2021 को 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का विषय क्या रहा? तो ब्रिक्स 15 निरंतरता, एकजुटता और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग, तो ब्रिक्स @15। नई दिल्ली घोषणा दस्तावेज जारी किया गया इसमें, जिसमें अफगानिस्तान में मानवीय संकट के समाधान और महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने की आवश्यकता का आग्रह किया गया। अगला, सुरक्षित शहर सूचकांक 2021। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा अगस्त 2021 में सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 का चौथा संस्करण जारी किया गया। सूचकांक 60 शहरों को डिजिटल सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा जैसे 5 क्षेत्रों को कवर करते हुए 76 संकेतकों में रैंक करता है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। यंगून म्यांमार को अंतिम स्थान पर रखा गया है। सूचकांक में शीर्ष शहर है कोपेनहेगन, टोरंटो, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो। इस सूचकांक में 60 शहरों में 2 भारतीय शहर शामिल हैं, दिल्ली 48वें स्थान तथा मुंबई 50वें स्थान पर। अगला, आइन दुबई दुनिया का सबसे विशाल और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील है। तो ये पूरा झूला है और इसकी ऊंचाई बहुत अधिक है, 250 मीटर है ये, ठीक है। तो दुनिया का सबसे विशाल और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई 21 अक्टूबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया। लंदन आई से लगभग ये दुगनी ऊंचाई पर है। आइन दुबई आगंतुकों को 250 मीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा।
ब्लू वाटर्स द्वीप पर यह स्थित है। यह ऑब्जर्वेशन व्हील लगभग 38 मिनट के एक रोटेशन और लगभग 76 मिनट के 2 रोटेशन वाले अनुभवों की पेशकश ये करता है। तो ये इतना ऊंचा है, करीब जो है 800 फीट से भी ये ऊपर है झूला। अगला, चीन ने किया 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य। तो कार्बन डाई ऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जक चीन ने यह घोषित किया कि 2060 तक कार्बन न्यूट्रल या कार्बन तटस्थ बनने का उसका लक्ष्य है। अगला, हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन। तो चीन ने एक हाई स्पीड ट्रेन मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया है। इसकी अधिकतम स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे जमीन पर दौड़ने वाला दुनिया का सबसे तेज वाहन कहा जा रहा है। नई मैग्लेव परिवहन प्रणाली ने चीन के पूर्वी शैंडोंग प्रांत के तटीय शहर किंगदाओ में अपनी सार्वजनिक शुरुआत की है। अगला, भूटान में भीम यूपीआई का शुभारंभ हो गया है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भूटान के वित्त मंत्री ल्योम्पो नामगे सेरिंग ने 13 जुलाई 2021 को आभासी समारोह में संयुक्त रूप से भूटान में भीम यूपीआई का शुभारंभ किया। भूटान अपने क्यूआर कोड के लिए भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई मानकों को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। भीम ऐप के माध्यम से मोबाइल आधारित भुगतान को स्वीकार करने वाला हमारा पहला निकट पड़ोसी देश भी है ये। अगला, चीन मलेरिया मुक्त घोषित हो गया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 29 जून 2021 को चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। वर्ष 1900 से अब तक 127 देशों ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य हासिल किया है। इससे पहले 25 फरवरी 2021 को अल सल्वाडोर को मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया। भारत की बात भी देखेंगे तो चीन ने कुछ विशिष्ट रणनीतियों का पालन किया। कैसे ये हटाया, जैसे 137 प्रणाली के बाद मजबूत निगरानी। 2019 में कुल वैश्विक मलेरिया मामलों के 2% मामले भारत में दर्ज किए गए। तो भारत में तो बहुत स्थिति मलेरिया से खराब है। अगला, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। तो लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दुनिया के रहने योग्य शहरों का वार्षिक सर्वेक्षण ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 जारी किया गया। दुनिया के 10 सबसे अधिक रहने योग्य शहर हैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड, ओसाका जापान, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, वेलिंगटन न्यूजीलैंड, टोक्यो जापान, पर्थ ऑस्ट्रेलिया, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और बिस्ब्रेन ऑस्ट्रेलिया। कुरिल द्वीप विवाद, ठीक है, तो ये क्या है, तो जापान की नई डिप्लोमेटिक ब्लू बुक ने कुरिल द्वीप समूह को रूस के अवैध कब्जे के रूप में वर्णित किया है कि ये हमारा क्षेत्र है, रूस ने अवैध कब्जा किया है। इस विवादास्पद द्वीप समूह को जापान उत्तरी क्षेत्र अपना नॉर्दर्न टेरिटरी कहता है और रूस दक्षिणी कुरिल यानी साउथ कुरिल कहता है। कुरिल द्वीप समूह उत्तरी क्षेत्र क्या है, तो ये 4 द्वीपों का एक समूह है जो जापान के सबसे उत्तरी प्रांत होक्काइडो के उत्तर में ओखोटस्क सागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। रूस और जापान दोनों इन पर अपना दावा करते हैं। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से द्वीप रूसी नियंत्रण में है। पहले ये जापान के ही नियंत्रण में था, जापानी लोग रहते थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में सोवियत संघ ने द्वीपों पर कब्जा कर लिया और 1949 तक अपने जापानी निवासियों को उसने निष्कासित कर दिया। जापान का दावा है कि 19वीं सदी की शुरुआत से विवादित द्वीप जापान का हिस्सा रहा है। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2021-22 को हमने देखा। मिलता हूं इसी सीरीज के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।